जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा और बोली के बारे में। ठीक है, भाषा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर डाउट्स और दोस्तों प्रश्न आपके क्लियर होंगे और हम आगे यहाँ पर पढ़ेंगे भाषा के बारे में, देखेंगे कि भाषा क्या है। भाषा से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों आपसे। वैसे तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते होंगे, लेकिन कुछ डाउट्स और दोस्तों कुछ प्रश्न और आपके क्लियर होंगे। तो सबसे पहले तो यही आता है कि भाषा विचार विनिमय का एक साधन होता है, यानी कि दोस्तों अपने विचारों को दूसरों तक और दूसरों के विचारों को अपने तक जो पहुंचने का एक माध्यम होता है वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। तो भाषा विचार विनिमय का साधन है। कामता प्रसाद गुरु, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टतः समझ सकता है। किसके अनुसार? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। ठीक है, बाबूराम सक्सेना बोल रहे हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विमर्श करता है उसे समाहित रूप में क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब दोस्तों एक चीज आती है यहां पर कि भाषा के कितने तत्व होते हैं। तो भाषा के 4 तत्व होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? सबसे पहले तो ध्वनि, जिन्हें की वर्ण कहा जाता है, शब्द, वाक्य और अर्थ, ये होते हैं भाषा के 4 तत्व। ठीक है, ये आपको याद रख लेना। आपसे यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आपका उत्तर हो जाता है ध्वनि। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, तो आपका उत्तर होता है शब्द। ऐसे क्वेश्चन कई प्रकार से बनते हैं। ठीक है, तो आर्य भाषा के विकास क्रम को 3 भागों में बांटा गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों कि आर्य भाषा के विकास को कितने क्रम में बांटा गया, कितने भागों में रखा गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रख लेना है कि आर्य भाषा को प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, यानी कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व की जो भाषा थी दोस्तों, उसे हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी की जो भाषा थी वो मध्यकालीन आर्य भाषा कहलाती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से आज तक की जो भाषा है वो क्या कहलाती है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो आपसे पूछा जाएगा कि आर्य भाषा के विकास को कितने भागों में रखा गया, तो आप क्या बताओगे? 3 भागों में रखा गया। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा, ये 3 भागों में रखा गया। जिनमें से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की बात होती है तो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात होती है तो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात होती है तो 1000 ईस्वी से आज तक की जो भाषा होती है दोस्तों वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम को 3 भागों में रखा गया और वो ये 3 भाग इस प्रकार से थे। ठीक है, अब भाषा की विकास की परंपरा, ये परंपरा भी कई बार पूछा जाता है दोस्तों। तो यहां पर देखो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से दोस्तों पाली, प्राकृत, ठीक है, अपभ्रंश, स्वर सैनी, अपभ्रंश से स्वर सैनी, स्वर सैनी से पुरानी हिंदी, ठीक है, स्वर सैनी अपभ्रंश से, फिर दोस्तों आधुनिक हिंदी, पश्चिमी अपभ्रंश, पश्चिमी अपभ्रंश और खड़ी बोली हिंदी। तो इस प्रकार से अनेक भाषाओं का यहां पर उदय हुआ जो आपसे कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो भाषा की विकास परंपरा आपसे पूछी जाती है कि पाली का जो उदय हुआ वो किससे माना जाता है? लौकिक संस्कृत से। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना, वैदिक संस्कृत से निकली लौकिक संस्कृत, है ना, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये मानी जाती हैं। ठीक है, तो ये संस्कृत के 2 रूप थे दोस्तों, एक तो वैदिक संस्कृत और एक
लौकिक संस्कृत। इन्हीं से ही सारी भाषाओं का विकास यहां से माना जाता है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, है ना, और पुरानी हिंदी, आधुनिक हिंदी, पश्चिमी अपभ्रंश, खड़ी बोली हिंदी, इस प्रकार से इनका विकास हुआ। इसको आपको समझना है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बारे में और हम यहां पर जानेंगे, इसको देखेंगे कि बोली क्या है, बोली के बारे में देखेंगे। तो भाषा का स्थानीय रूप अथवा क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। स्थानीय रूप, जैसे हम किसी क्षेत्र विशेष में एक बोली बोलते हैं और उसके 10-15 किलोमीटर बाद देखो तो दूसरा क्षेत्र लग गया, तो दोस्तों उसी बोली में कुछ अंतर आ जाता है। तो ये क्षेत्र विशेष से संबंधित बोलियां होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहा जाता है, ठीक है। विभिन्न बोलियां राजनीतिक सांस्कृतिक आधार पर अपना क्षेत्र बढ़ा सकती हैं और साहित्यिक रचना के आधार पर वे अपना स्थान बोली से उच्च करते हुए विभाषा तक पहुंचती हैं। यानी कि अगर बोली विकसित होकर के दोस्तों उसका अगर रूप बढ़ जाए, उसका विकास हो जाए, साहित्यिक रचना के आधार तक पहुंच जाए, तो वो क्या कहलाने लगती है? फिर विभाषा कहलाने लगती है। तो बोली विभाषा बनती है और विभाषा के बाद क्या बनती है? फिर भाषा बनती है, ठीक है। तो इसको आपको याद रख लेना, बोली, विभाषा और भाषा, ठीक है। हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ, ये तो सभी को पता है। विभिन्न अपभ्रंशों से हिंदी की उपभाषाओं की उत्पत्ति हुई। हिंदी उपभाषाओं से हिंदी की सभी बोलियों का विकास माना जाता है। इनको हम यहां पर देखेंगे दोस्तों, है ना। सौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी निकली? ये क्या है? अपभ्रंश। और ये क्या है? इनकी उपभाषाएं। अब आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सी उपभाषा सौरसेनी अपभ्रंश से निकली? तो आपका उत्तर होता है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती। ये सौरसेनी अपभ्रंश से इनका उदय माना जाता है दोस्तों। इनको आपको याद रख लेना, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का उदय हुआ सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। ये सौरसेनी अपभ्रंश से। तो अपन ने पढ़ा था पश्चिमी राज गुजरात, पश्चिमी राज गुजरात। तो इसको पश्चिमी राज गुजरात में शेर हैं, शेर हैं, तो पश्चिमी से क्या बना था? पश्चिमी हिंदी, राज से बना था राजस्थानी, गुजरात से बना था गुजराती, और शेर हैं तो सौरसेनी। ये सौरसेनी अपभ्रंश से इनका उदय होता है, ठीक है। फिर आती है दोस्तों अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी निकली? पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी से कौन सी निकली? पूर्वी हिंदी, ठीक है। फिर आती है मागधी अपभ्रंश। तो मागधी अपभ्रंश से उदय हुआ कौन सा? बिहारी हिंदी का, बंगला, उड़िया और असमिया में। हम कैसे याद रखते हैं कि दोस्तों मगध के बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में, मगध के बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में, है ना। तो मगध से बनेगा मागधी अपभ्रंश, बिहारी का तो बिहारी हिंदी, बंगला उड़ा तो बंगला, उड़िया और असमिया, ये मानी जाती है दोस्तों मागधी अपभ्रंश से। तो कैसे याद रखिए अपन ने कि मगध के बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में, ठीक है। तो इसको अपन ने याद कर लिया, मागधी अपभ्रंश से निकली। फिर दोस्तों महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी निकली, ये तो सभी को पता है। ब्राचड़ अपभ्रंश से कौन सी निकली? सिंधी निकली ब्राचड़ अपभ्रंश से। पैसाची से पंजाबी लहंगा, बोले पंजाबी लहंगा, पंजाबी लहंगा चाहिए तो पैसाची, पैसा चाहिए, बोले पंजाबी लहंगा के लिए पैसा चाहिए, है ना। घर में बोलते ना आप लोग, बोले पंजाबी लहंगा के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो पैसाची, पैसाची से निकली पंजाबी और लहंगा। ये दो दोस्तों उपभाषाएं निकली, ठीक है। फिर खस अपभ्रंश से निकली कौन कौन सी दोस्तों? पहाड़ी, गढ़वाली और कुमाऊनी। ये पहाड़ी के दोस्तों रूप माने जाते हैं, इनको आपको याद रख लेना। पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी ये खस अपभ्रंश से मानी जाती है। तो यहां पर एक चीज आपको याद रख लेना है कि सौरसेनी से पश्चिमी राज गुजरात, तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी आ गई, ठीक है। मागधी अपभ्रंश से बंगला, उड़िया, असमिया ये निकली। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी, ठीक है। ब्राचड़ से सिंधी और पैसाची से पंजाबी और लहंदा, ठीक है। खस अपभ्रंश से पहाड़ी, गढ़वाली और दोस्तों कुमाऊनी, इनका विकास हुआ, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, यहां पर आते हैं, हम देखते हैं दोस्तों सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी निकली? इसको हमें याद रख लेना है कि सौरसेनी अपभ्रंश से निकली कौन सी? पश्चिमी हिंदी, सभी को पता है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी, राजस्थानी और गुजराती। तो हम यहां पर पश्चिमी हिंदी को देखेंगे सबसे पहले। तो पश्चिमी हिंदी आ गई। अब पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी निकली? एक तो कौरवी, और कौरवी को क्या कहा जाता है? खड़ी बोली कहा जाता है। ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणवी और बुंदेली, ठीक है। हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है, ये भी याद रख लेना। तो अपन ने याद किया था कि कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, है ना। तो कानों से क्या बना था?
कन्नौजी, खड़ी से बना था खड़ी बोली, कानों के खड़ी बुंदेली तो बुंदेली, ब्रज से ब्रजभाषा, हरि के पास तो हरियाणवी, तो कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, है ना। तो कोरबी या खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणवी और बुंदेली ये पश्चिमी भाषा से इनका उदय होता है। तो इनको आपको याद रख लेना। आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सी पश्चिमी हिंदी की दोस्तों बोली नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां ये मानी जाती हैं, इनको आपको याद रख लेना, ठीक है। फिर बात करते राजस्थानी हिंदी की, तो राजस्थानी हिंदी से निकली थी दोस्तों मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, है ना। इसको आपको याद रख लेना है। राजस्थानी हिंदी से कौन कौन सी निकली, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और दोस्तों मालवी, ठीक है। इनको याद रखेंगे, ये 4 निकली थी। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन सी राजस्थानी हिंदी की बोली नहीं है, तो ये आपको याद रख लेना कि मारवाड़ी भी है, जयपुरी भी है ना, मेवाती भी है और मालवी, ये राजस्थानी से संबंधित है, ठीक है। फिर बात करें दोस्तों अर्धमागधी अपभ्रंश, गुजराती तो गुजराती, अर्धमागधी अपभ्रंश की बात करें तो अर्धमागधी अपभ्रंश से जो उपभाषा का उदय हुआ वो हुआ पूर्वी हिंदी का, पूर्वी हिंदी का हुआ। अब पूर्वी हिंदी से दोस्तों 3 बोलियों का उदय होता है, वो कौन कौन सी हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब अपन बोलते ना कि अब छत्तीसगढ़ी, अब छत्तीसगढ़ी या फिर ए बी सी, है ना। तो ए से बनेगा अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी, या फिर अब छत्तीसगढ़ी तो आ से अवधी, बा से बघेली और छत्तीसगढ़ी से छत्तीसगढ़ी। ये पूर्वी हिंदी की बोलियां मानी जाती हैं, इनको हम याद रखेंगे, ठीक है। फिर बात करें दोस्तों मागधी अपभ्रंश की, तो मागधी अपभ्रंश से निकली कौन सी, बिहारी हिंदी, ठीक है। तो बिहारी हिंदी में हमने देखा कि भोजपुरी, मगही और मैथिली, बोले एक मग मैथी, एक भोजन में एक मग मैथी, भोजन में तो भोजपुरी, मग से दोस्तों मगही और मैथी से मैथिली। तो ये दोस्तों 3 जो निकली ये बोलियां ये बिहारी हिंदी से निकली, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन सी बिहारी हिंदी की बोली नहीं है ना। तो आपको पता होनी चाहिए कि भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, एक भोजन में एक मग मैथी, ठीक है। अब बात करते खास अपभ्रंश, तो खास अपभ्रंश से निकली दोस्तों पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी निकली। अब पहाड़ी हिंदी से कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली, ठीक है, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली, ये आपको याद रख लेना है। अब ये किससे निकली थी, खस अपभ्रंश से, खस अपभ्रंश से कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। ये आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन सी पहाड़ी हिंदी से संबंधित है, तो कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली, ठीक है। तो इनको आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है दोस्तों। ये पूरी की पूरी पहुंची जाती है सौर सैनी से पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेली। राजस्थानी से बात करें तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। अर्धमागधी से बात करें तो पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी निकली, भोजपुरी, मगही, मैथिली हो गई इसकी, ठीक है। पहाड़ी हिंदी से निकली कौन सी, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली, इनको भी हमें याद रख लेना। फिर बात करेंगे हम राजभाषा की, तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है, राजकाज की भाषा, यानी कि जो दोस्तों राजकाज की भाषा होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं राजभाषा, ठीक है। और जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है उसे राजभाषा कहा जाता है, ये आपको याद रख लेना। और भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। कब, 14 सितंबर 1949 को, इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। आपको पता है, ये भी याद रखना, आपसे पूछा जाता है कि 14 हिंदी दिवस कब मनाते, तो आप बताओगे 14 सितंबर को, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया, ये भी आपको याद रख लेना। भाग 17 में, है ना, 343 से 351 तक जो अनुच्छेद हैं ये भाषा से संबंधित इसमें प्रावधान है, ये भी आपको याद रख लेना। 14 सितंबर 1949 को दोस्तों हिंदी भारत की राजभाषा बनी, इसको रखा गया। भाग 17 अनुच्छेद 343 तक भाषा से संबंधित प्रावधान रखे गए संविधान में, इसको भी आपको याद रख लेना, ठीक है। फिर यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों कि साथ ही भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो वो है 8वीं अनुसूची, ठीक है। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों ये भाषाओं से संबंधित है और इसमें 22 भाषाएं हैं, 22 प्रादेशिक भाषाएं, जिनमें पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से बताइए कौन सी संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा नहीं है, तो आपको याद करना है
असमिया, कन्नड़, बंगला, गुजराती, उड़िया, कश्मीरी, हिंदी, संस्कृत, ठीक है, उर्दू, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मराठी, मलयालम, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ये मानी जाती हैं। अब यहां पर ये मैथिली आया दोस्तों, मैथिली ये भी बिहारी हिंदी की बोली है और यहां पर हिंदी को भी 8वीं सूची में दर्जा दिया गया और अलग से मैथिली को भी दर्जा दिया गया। हिंदी दिवस कब मनाते इसके बारे में पढ़ा था। आज दोस्तों अभ्यास की थोड़ी सी बात हो जाए, है ना। सभी लोग तैयार हैं बताने के लिए, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना। जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेंगे। और हिंदी साहित्य का अगर आप दोस्तों सुपर टेट, जूनियर सुपर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीजीटी, पीजीटी या फिर दोस्तों मास्टर कैडर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, तो कोर्स लॉन्च किया गया है। इस कोर्स का जो प्राइस है दोस्तों वो 1200 रुपए है, अभी 50% ऑफ में, तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और अपना अध्ययन क्रमबद्ध बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ब्रज भाषा का विकास इनमें किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ? किससे हुआ? 4 विकल्प आपके सामने हैं, मागधी, पैसाची, स्वरसेनी और अर्धमागधी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि ये जो ब्रज भाषा है, ये ब्रज भाषा बताना है किसके अंतर्गत आती है। तो आपने देखा सर, कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, एक अपन ने कोड पढ़ा था, तो बोले सर ब्रज जो आती है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा का जो उदय हुआ है वो स्वरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, यानी कि आपने जो उत्तर बताया स्वरसेनी, वो सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों यहां पर कि आगरा किस बोली का क्षेत्र है? आगरा किस बोली का क्षेत्र है? 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा उत्तर प्रदेश का आगरा, है ना। 4 विकल्प हैं, ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 4 में से आपको चयन करना है कि आगरा में कौन सी बोली बोली जाती है। कमेंट में लिखिएगा जल्दी से 2 सेकंड में। और साथियों आपके 2 सेकंड होते हैं पूरे और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया। बोले सर आगरा की बात करोगे तो ये ब्रज भाषा का क्षेत्र है और ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी से दोस्तों निकलती है, इसको भी आपको याद रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इनमें से कौन सी लिपि नहीं है। कौन सी लिपि नहीं है? अरबी, गुरुमुखी, देवनागरी या फिर अंग्रेजी? बताइए कौन सी लिपि नहीं है इनमें से। तो अपन ने अरबी लिपि पढ़ी है, गुरुमुखी लिपि भी पढ़ी है, देवनागरी लिपि भी पढ़ी है, कौन सी लिपि नहीं पढ़ी? तो आपका सही उत्तर आया है कि सर अगर लिपि की बात करोगे तो ये जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी ये लिपि नहीं है, ये तो एक भाषा है ना। तो उत्तर कहां चला जाता है आपका? डी की तरफ, अंग्रेजी आपका बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों कि किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध है। अपन ने पढ़ा था दोस्तों कि जो बिहारी हिंदी का उदय हुआ था वो मागधी अपभ्रंश से हुआ था, है ना। मगध के बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में, है ना। तो बिहारी दोस्तों, उड़िया, असमिया ये सभी काय के अंतर्गत आती हैं? मागधी अपभ्रंश से इनका उदय हुआ। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि बिहारी हिंदी से किसका संबंध नहीं है, पूछा है। नहीं है पूछा है, तो नहीं है कौन सा नहीं है? बोले सर भोजपुरी का है, मगही का भी है, मैथिली का भी है। नहीं है तो किसका नहीं है? अवधी का। तो अवधी का किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अवधी का है पूर्वी हिंदी से। ठीक है, बढ़ रहे हैं आपसे क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है मगही किस प्रदेश की बोली है? मगही बताना किस प्रदेश की। अपन ने यहां पर पढ़ा था कि जो मगही है ये बिहारी हिंदी की बोली है, मैथिली है ये भी बिहारी हिंदी की है, पश्चिमी भोजपुरी ये भी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब आपसे पूछा गया कि मगही किस प्रदेश की बोली है, तो स्वाभाविक है बोले सर ये बिहार की है। मगही कहां की है? बिहार की है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। पूछा गया है क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है यहां पर कि सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? सिंधी भाषा का आपको विकल्प दिए जाएंगे, उससे पहले आप बिना विकल्प के भी उत्तर बता सकते हो। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? जल्दी से कमेंट में लिखिएगा
और ये रहे आपके दोस्तों 4 विकल्प। कौन कौन से? सबसे पहला विकल्प है आपका ब्राचड़, दूसरा विकल्प आपका है दोस्तों पैसाची, तीसरा मागधी और चौथा है दोस्तों अर्धमागधी। तो ये बताना है आपका कि जो सिंधी है, सिंधी, इसका उदय जो होता है वो किससे होता है, सिंधी का बताना है। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही, अपन ने दोस्तों पंजाबी और लहंदा, पंजाबी और लहंदा पढ़ा था कैसे? पैसाची से। लेकिन सिंधी की बात आती है तो सिंधी में आपका उत्तर चला जाता है ब्राचड़। ब्राचड़ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधी भाषा का विकास जो हुआ है वो ब्राचड़ अपभ्रंश से माना जाता है, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्राचड़ अपभ्रंश। ठीक है, यहां पर पैसाची से तो लहंदा और पंजाबी का उदय हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र बताना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर छोटा नागपुर का पठार, या छोटा नागपुर का पठार, बताइए जल्दी से। मुंडा भाषा का क्षेत्र कौन सा है, इसका उत्तर आपको बताना। हमने कई ये क्षेत्र पढ़े हैं, राजस्थान पढ़े हैं, राजस्थानी भाषा भी पढ़ी है ना दोस्तों। तो यहां पर मुंडा भाषा परिवार का जो क्षेत्र माना जाएगा, तब आपने उत्तर बताया कि सर मुंडा भाषा परिवार का जो क्षेत्र है वो छोटा नागपुर का पठार है, और उत्तर चला जाता है विकल्प नंबर डी के साथ। ठीक है, डी आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आपको अभ्यास करने की जरूरत है। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा या फिर मालवी? बताइए, सभी का कमेंट आनी चाहिए, क्योंकि आप झांसी को जानते हैं, जालौन, हमीरपुर, इन सभी को जानते हैं, इन स्थानों को जानते हैं, और इनमें बोली जाती है बुंदेली। और बुंदेली का उदय हुआ पश्चिमी हिंदी से, और पश्चिमी हिंदी का उदय हुआ किससे? स्वरसैनी अपभ्रंश से। ठीक है, तो ये बुंदेली याद रख लेना, झांसी, जालौन, हमीरपुर का जो क्षेत्र है यहां पर बुंदेली बोली बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों यहां पर कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई तो कैसे हुई? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई, मागधी अपभ्रंश से हुई, स्वरसैनी अपभ्रंश से हुई या फिर ब्राचड़ अपभ्रंश से हुई? प्रश्न क्रमांक 9 और बढ़िया प्रश्न है आपके लिए। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है? इसके पहले हमने देखा था कि सर भोजपुरी, मगही और मैथिली ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, और बिहारी हिंदी का जो उदय हुआ है वो हुआ है किससे? मागधी अपभ्रंश से। अपन ने पढ़ा था कि मगध के बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में। तो दोस्तों बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया ये मागधी अपभ्रंश से इनका उदय होता है। तो भोजपुरी बोली का उदय कौन सी अपभ्रंश से होगा? मागधी अपभ्रंश से, यानी कि उत्तर बी की तरफ चला जाता है। बढ़िया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, आधुनिक दोस्तों भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? पैसाची से बताइए, है ना। मैंने आपको कई बार याद करवाया है कि अगर दोस्तों पंजाबी लहंगा लेना है तो पैसा चाहिए, पंजाबी लहंगा लेना है तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए से बनेगा पैसाची, और क्या लेना है? पंजाबी लहंगा लेना है, तो यहां पर हो जाएगा आपका पंजाबी और यहां पर हो जाएगा पैसाची, यानी कि पैसाची से जो उदय होता है वो पंजाबी का होता है। ठीक है, और उत्तर आपका सी की तरफ चला जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, मगही किस उपभाषा की बोली है? प्रश्न क्रमांक 11। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है 25 तारीख तक आप एडमिशन ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मगही बताना किस उपभाषा की बोली है? तो ये मगही आसान है, और अपन ने पढ़ा भी है इसके पहले। क्या पढ़ा है? मगही, है ना, भोजपुरी और मैथिली। बोले सर ये जो है ये बिहारी हिंदी की उपभाषा मानी जाती है। कौन सी? मगही। तो उत्तर आपका कहां चला जाता है? विकल्प नंबर डी की तरफ। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताए हैं। अब आपको बताना है दोस्तों, गयल, भयल आदि किस बोली की तरह की क्रियाएं हैं, ये बताइए। गयल, भयल, तो बताइए ये किस बोली से संबंधित हैं? भोजपुरी भूतकालिक, अवधी वर्तमानकालिक, ब्रजभाषा भूतकालिक या फिर बुंदेली भविष्यकालिक? गयल, भयल, ये जो शब्द आते हैं दोस्तों, ये बताइए किस बोली से संबंधित माने जाते हैं?
अगर आपने थोड़ा सा अनुभव किया होगा, भोजपुरी फिल्मों को देखा होगा, तो गयल और भयल ये भोजपुरी दोस्तों भूतकालिक, ये गयल आदि गयल भयल ये भोजपुरी भूतकालिक से संबंधित माने जाते हैं और उत्तर चला जाता है विकल्प नंबर 1 की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है तो क्या है? अन्य सही नाम बताना खड़ी बोली हिंदी का, है ना। ये खड़ी बोली अपन देखते हैं दोस्तों की पश्चिमी हिंदी से इसका विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी का विकास है ना स्वरसेनी यानी अभ्रंश से होता है। अपन ने पढ़ा था पश्चिमी हिंदी की बोलियों को, कानों के खड़ी बुंदेली, ब्रजभान हरि के पास, कानों से बना था कन्नौजी, खड़ी से बना था खड़ी बोली। खड़ी बोली को क्या कहा जाता है? आपने उत्तर बता दिया, बोले सर कौरबी में टिक कर दो, मैंने कौरबी लगा दिया और उत्तर सही हो गया आपका। खड़ी बोली का अन्य सही नाम है कौरबी। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताए हैं। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अधोलिखित में से एक भोजपुरी का क्षेत्र नहीं है तो कौन सा नहीं है? भोजपुरी का क्षेत्र नहीं है बताना है, देवरिया, इलाहाबाद, मिर्जापुर या फिर बलिया। भोजपुरी का क्षेत्र कौन सा नहीं है? प्रश्न क्रमांक 14 में। और यहां पर बताना है कि भोजपुरी का क्षेत्र नहीं है तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपने उत्तर चयन किया है इलाहाबाद। ये भोजपुरी का क्षेत्र नहीं माना जाता इलाहाबाद, और उत्तर सी की तरफ चला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली जो बोली है वो कौन सी है? बताइए, खड़ी बोली, बघेली, ब्रजभाषा या फिर अवधी। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो आपको ये जो दोस्तों अलग अलग बोलियों के क्षेत्र हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, उनको भी हमें पढ़ना है। फैजाबाद जनपद में जो बोली बोली जाती है वो बोली जाती है कौन सी? अवधी। कौन सी बोली जाती है? अवधी। ये वही अवधी है जिसमें दोस्तों रामचरितमानस लिखा गया, है ना। ये वही अवधी है जिसमें पद्मावत लिखा गया। ये वही अवधी है दोस्तों जो पूर्वी हिंदी से जिसका विकास होता है। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में बताना है कौन सी लिखी जाती है। डोंगरी, मराठी। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इस क्वेश्चन को भूलना नहीं है कि देवनागरी लिपि में बताना है डोंगरी। बोले सर नहीं लिखी जाती। उड़िया, ये भी नहीं लिखी जाती। सिंधी, ये भी नहीं लिखी जाती। तो कौन सी लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है मराठी। कौन सी? मराठी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया प्रश्न। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? प्रश्न क्रमांक 17, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ? स्वरसेनी से, मागधी, प्राकृत या फिर अपभ्रंश से? किससे हुआ? प्रश्न क्रमांक 17, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? तो यहां पर अपन ने कई बार पढ़ा है कि सर जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं इनका जो विकास हुआ है वो सीधा सीधा भारतीय भाषाओं का माना जाता है, तो अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश के अनेक भेदों से, स्वरसेनी मान लो, मागधी मान लो, अर्धमागधी मान लो, है ना। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ब्रजबोली नाम से जानी जाती है तो कौन सी? ब्रजबोली नाम से, है ना। ब्रजभाषा नहीं पूछा आपसे, ब्रजभाषा तो अलग है। ब्रजबोली नाम से कौन सी जानी जाती है ये पूछा है आपसे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। पंजाबी, मराठी, गुजराती या फिर पुरानी बंगला। कौन सी वो बोली है जो ब्रजबोली के नाम से जानी जाती है? और आपने प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर जो चयन किया है वो किया है पुरानी बंगला, और आपका उत्तर सही हो जाता है पुरानी बंगला। राइट आंसर हो जाता है डी नंबर, बिल्कुल राइट आंसर। इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है तो कौन सा नहीं है? प्रश्न क्रमांक 19, भाषा को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बोलियों को बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। एक मैंने बढ़िया ट्रिक से भी वीडियो बनाया है बोलियों का और भाषा का, सर्च कर लेना यूट्यूब में, है ना। बढ़िया मजा आएगा आपको। बोलियों और भाषाओं के क्षेत्र बढ़िया ट्रिक से आपको समझा दिया है। एक बार पढ़ोगे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और बिहारी हिंदी का रूप नहीं है तो बोले सर भोजपुरी तो है, मैथिली भी है, मगही भी है, ये अवधी नहीं है। ये अवधी तो पूर्वी हिंदी की है ना। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है तो क्या है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप अवधी, ब्रजभाषा, देवनागरी या फिर सौराष्ट्री। प्रश्न क्रमांक 20
और प्रश्न भी आपका बहुत बढ़िया, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप बताना है। यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पूछा गया, वर्तमान हिंदी का पूछा गया, तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप माना जाता है दोस्तों वो खड़ी बोली माना जाता है। खड़ी बोली ये वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, ठीक है। तो यहां पर उत्तर आपका खड़ी बोली होना चाहिए, ठीक है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप, ठीक है। यहां पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। भारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार माना जाता है दोस्तों। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है तो आप क्या लगाओगे, भारोपीय परिवार, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि भारोपीय परिवार की कौन सी भाषा नहीं है, तो आपको उत्तर चयन करना है। मराठी भारोपीय की है, गुजराती भारोपीय भाषा परिवार की है, हिंदी भी है, तो कौन सी नहीं है, बोले सर मलयालम, ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित होती हैं, है ना। तो उत्तर आपका क्या हो जाता है, विकल्प नंबर सी, ठीक है। लाइक कर दिया आपने वीडियो को। तो किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, ये क्वेश्चन कल आपने बताया था, कल आपको चैलेंज प्रश्न के रूप में इस प्रश्न का दिया गया था और बहुत सारे लोगों ने जो दोस्तों बताया है उत्तर, वो बताया है क्या, 14 सितंबर 1949, है ना। ये आपका सी नंबर बिल्कुल सही था, ठीक है। अब आज का सेशन अपन स्टार्ट करेंगे, आप लोग तैयार रहे उत्तर बताने के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, कई बार एग्जाम में पूछा गया और 4 विकल्प है हमारे सामने। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, 1955 में। 2 सेकंड आपको दिए जाएंगे, फटाफट से उत्तर बताएंगे। और आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि सर बीजी खैर साहब जो थे ये 1955 में गठित राजभाषा आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। और उत्तर चला जाता है विकल्प नंबर 1 की तरफ, ठीक है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। बघेली का संबंध आपको बताना है, किस उपभाषा से है बघेली का संबंध। 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। हमने दोस्तों बघेली को कई बार पढ़ा है ना, और अपन ने पढ़ा था अब छत्तीसगढ़ी। अब छत्तीसगढ़ी यानी कि आ से अवधि, बा से बघेली और छत्तीसगढ़ी से छत्तीसगढ़ी। इसका संबंध कौन से है इन तीनों का, इन तीनों का संबंध है पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी का जो उदय होता है वो किससे होता है, अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश से दोस्तों पूर्वी हिंदी का उदय माना जाता है ना। ये याद रख लेना, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अब छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई। किस वर्ष पर की गई भाषा के आधार पर, बताइए। 1952, 54, 53 या फिर 56 में। ये क्वेश्चन तो कई बार आया है और पूछा ही जाता है, जीके में भी पूछ लिया जाता है, हिंदी में भी पूछ लिया जाता है। ऐसा क्वेश्चन है, ऑलराउंडर क्वेश्चन, जीके में भी आता है। तो यहां पर याद रख लेना कि भाषा के आधार पर राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई थी। तो आपका राइट आंसर है 1956 में। कब की गई थी, 1956। और डी नंबर आपने बिल्कुल सही बताया, ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया। भाषाई आधार पर बताना है दोस्तों, वो राज्य कौन सा है। ये क्वेश्चन भी जीके का भी है और हिंदी का भी है। तो बताओ भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, और बोले सर भाषाई आधार पर राज्य की अगर बात करोगे तो आप लगा देना आंध्र प्रदेश, ठीक है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का क्या किया गया, गठन किया गया। और उत्तर चला जाता विकल्प नंबर डी की तरफ, ठीक है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, क्या है, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी, क्या है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली क्या है, बताइए। तो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली आपसे पूछा गया कि छत्तीसगढ़ी बोली है तो क्या है। छत्तीसगढ़ी अपन ने पढ़ा भी था, बोले सर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो उत्तर आपने लगा दिया विकल्प नंबर ए और आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है साथियों
कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 434 से 445, अनुच्छेद 351 से 363, अनुच्छेद 453 से दोस्तों 464। तो सरल क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है लेकिन सभी से बनेगा भी कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 343 से 351 तक। अनुच्छेद 343 से 351 तक ये राजभाषा संबंधी इसमें प्रावधान का उल्लेख है और विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू भाषा किस भाषा की लिपि है? बताइए, उर्दू भाषा किस भाषा की लिपि मानी जाती है? हिब्रू की, अरबी, तुर्की या फारसी की? इससे पहले तो हमने पढ़ा कि सर देवनागरी, हमारी हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है ना। मराठी की लिपि देवनागरी है। और दोस्तों उर्दू भाषा किस भाषा की लिपि है ये आपसे पूछा गया, तो उर्दू भाषा जो है वो फारसी की लिपि है। काय की? फारसी। और उत्तर किसकी तरफ चला जाता है? विकल्प नंबर डी की तरफ। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों, इन क्वेश्चन के लिए हमें तैयार रहना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? अंग्रेजी भाषा की लिपि आपको बताना है। अंग्रेजी भाषा के बारे में हमने पढ़ा था कि अंग्रेजी को 22 भाषाएं जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई हैं, उन 22 भाषाओं में से अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया, जबकि अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों 30 का उत्तर आपको बताना है। तो अंग्रेजी भाषा जो की लिपि है जो वो है दोस्तों, वो कौन सी है? रोमन लिपि। कौन सी लिपि है? रोमन। और उत्तर हो जाता है आपका विकल्प नंबर डी, रोमन लिपि राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको यहां पर चयन करना है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली किस हिंदी की भाषा है? खड़ी बोली किस हिंदी की भाषा है? इसका उत्तर आपको चयन करना है। चयन करेंगे सभी लोग, यहां पर आ जाते हैं। खड़ी बोली किस हिंदी की भाषा मानी जाती है? इसका उत्तर आपको चयन करना है। क्या सही हो जाएगा? तो खड़ी बोली किस हिंदी की भाषा मानी जाती है? तो बोले सर ये खड़ी बोली का अपन ने पढ़ा था कि खड़ी बोली को कोरबी भी कहा जाता है, कोरबी कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम क्या है? कोरबी है। और दोस्तों हिंदी का जो वर्तमान में प्रचलित रूप है वो खड़ी बोली ही है ना। और खड़ी बोली किस हिंदी की भाषा है? तो वो पश्चिमी हिंदी की है। और उत्तर चला जाता है विकल्प नंबर सी की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है कि मध्यकालीन आर्य भाषा किससे कहा गया? मध्यकालीन आर्य भाषा किससे कहा गया? पूर्वी हिंदी को, प्राकृत हिंदी को, पहाड़ी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी को? तो बताइए मध्यकालीन आर्य भाषा किससे कहा गया? आंसर आपको चयन करना है। और आपने जो चयन किया है कि सर मध्यकालीन आर्य भाषा की अगर आप बात करोगे तो उत्तर आपका सही हो जाता है क्या? विकल्प नंबर बी, प्राकृत हिंदी को मध्यकालीन आर्य भाषा कहा गया। और राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर वी, जो कि सभी लोगों ने बताया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा? स्वर सैनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित हुई? स्वर सैनी अपभ्रंश से आपको चयन करना है, कौन सी भाषा विकसित हुई? चयन करिए सभी लोग। स्वर सैनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित हुई? पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी या फिर लहंदा? इस स्वर सैनी अपभ्रंश दोस्तों अपन ने देखा कि जो हिंदी की बोलियां हैं वो किसी ना किसी अपभ्रंश से है ना दोस्तों उनकी उत्पत्ति हुई है और विकसित हुई हैं। तो स्वर सैनी अपभ्रंश से आपको बताना है। तो अपन ने पढ़ा था कि सर स्वर सैनी अपभ्रंश से निकली कौन सी? पश्चिमी हिंदी। कौन सी निकली? पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां मानी जाती हैं अपन ने पढ़ा था, कानों के खड़ी बुंदेली, ब्रजभान हरि के पास कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रज और हरियाणवी, ये मानी जाती हैं दोस्तों पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, इनको हमें याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आपको जो चयन करना है वो चयन करना है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन तो कई बार आया है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो किस रूप में है? रामलीला के रूप में है, गद्य भाषा के रूप में है, नाट्य भाषा के रूप में है या फिर काव्य भाषा के रूप? इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो ब्रज भाषा है ये ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसका विकास हुआ, ये स्वर सैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ। और आपने भक्ति काल में देखा होगा कि भक्ति काल में दोस्तों सूरदास
कृष्ण काव्य धारा के कवि थे और कृष्ण काव्य धारा में जो है दोस्तों ब्रज भाषा में अधिकांश काव्य लिखे गए, है ना। तो ये दोस्तों काव्य की भाषा थी, ब्रज भाषा की क्या थी, काव्य भाषा थी। और उत्तर हो जाता है विकल्प नंबर डी, है ना। मगही किस उपभाषा की बोली है, मगही बताना है आपको, मगही। यहां पर 4 विकल्प हैं, मगही के बारे में आपको थोड़ा सा चयन करना है कि किस उपभाषा की बोली है, राजस्थानी की है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी की। मगही किस उपभाषा की बोली मानी जाती है, तो यहां पर आपको पता है, अपन ने पढ़ा था कि भोजन में एक मग मैथी, एक मग मैथी काय में भोजन में, तो इसको याद रखना, बोले बिहारी के भोजन में एक मग मैथी डाल दो। तो बिहारी से बिहारी हिंदी, और बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो आती है, भोजन से बना भोजपुरी, ठीक है। दूसरा दोस्तों मग से बना मगही और मैथी से बना मैथिली। तो ये 3 जो बोलियां हैं दोस्तों, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं और मगही भी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बोले भोजन में एक मग मैथी, है ना, ऐसे हमें याद रखना है। अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, ये 4 विकल्प है हमारे सामने, और आपको 351 का उत्तर बताना है कि 351 में किस विषय का वर्णन है। संघ की राजभाषा संबंधी, उच्चतम न्यायालय की भाषा संबंधी, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश हैं। तो 351 में आपको बताना है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय को लेकर के वर्णन है, प्रावधान है, इसका उत्तर आपको चयन करना है। तो आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है, और वो आंसर क्या है आपका, वो है दोस्तों विकल्प नंबर डी, कि हिंदी के विकास के लिए इसमें निर्देश दिए गए हैं, और आंसर राइट आंसर हो जाता है आपका डी नंबर, ठीक है। डी जिन्होंने आंसर चयन किया उनका आंसर बिल्कुल सही। और अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, सही अनुक्रम बताना है कौन सा है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत या हिंदी, है ना। और एक और अपना ऑप्शन यहां आ जाता है, इसको भी अपन देख लेते हैं, सॉरी यहां पर आता है, इस ऑप्शन को भी इसको देख लेते हैं। ये आपका ऑप्शन है यहां पर कि हिंदी, पाली, प्राकृत, ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहां से आपको बताना है। तो सबसे पहले कौन सी आई दोस्तों, है ना, संस्कृत। यहाँ संस्कृत चारों ऑप्शन में सबसे पहले नहीं है, तो संस्कृत छोड़ दो, ठीक है। कौन सी आ गई, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी, यानी कि अपना उत्तर क्या हो जाएगा सही, 1 नंबर ही हो जाएगा सही, ठीक है। 1 नंबर आपका सही हो जाएगा, जो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। हैदराबाद में, बेंगलोर, चेन्नई या फिर मैसूर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर है, और ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और आपने बिल्कुल सही आंसर भी बताया है कि सर दक्षिण भारत प्रचार सभा का जो मुख्यालय, हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, चेन्नई में, और उत्तर हो जाता है चेन्नई, सी नंबर, ठीक है। सी आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, बताइए उत्तर प्रदेश की कौन सी नहीं है, इसका चयन करिए। ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी या फिर बघेली, कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, बताइए। और ब्रज तो है, अवधी भी है, बघेली भी है, भोजपुरी भी है, लेकिन कौन सी नहीं है, बघेली नहीं है, है ना। ये बघेल खंड से संबंधित आती है दोस्तों, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में ये बघेली बोली जाती है, ठीक है। तो ये बोली उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, कौन सी, बघेली। और ये बघेली पूर्वी हिंदी से संबंधित है, ये आपको याद रख लेना। अब आपको बताना है साला और जामात को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, साला और जामात को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, बताइए। छत्तीसगढ़ी बोली में, ये छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की है दोस्तों, तो साला और जामात को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और उत्तर है कि साला को सारा और जामात को जांबर, है ना, सारा और जांबर, ये छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है, और उत्तर बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र माने जाते हैं, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा
या फिर अवधि के? बताइए क्वेश्चन का आंसर। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र माने जाते हैं? तो आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है कि सर बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली के अवधि के क्षेत्र हैं। काय के? अवधि के। अवधि यानी डी नंबर, डी आपका अवधि बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको आपको डी नंबर याद रखना, ठीक है। अयऊ शब्द निम्न में से किस बोली का शब्द है? बताइए, अयऊ जो है ये शब्द बताओ किस बोली का शब्द है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ये कुछ गिने चुने शब्द होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो किस बोली का शब्द है? 4 विकल्प हैं, भोजपुरी, अवधी, खड़ी बोली या फिर ब्रज भाषा के। तो ये राइट आंसर आपको चयन करना है। और बोले सर इतना अच्छा क्वेश्चन है, इतना सरल क्वेश्चन है कि अयऊ शब्द किस बोली का शब्द है, तो उत्तर चला जाता है ब्रज की तरफ और ब्रज आपका सही हो जाता है सी नंबर, ठीक है। सी आपका राइट आंसर। खड़ी बोली को किस अन्य नाम से जाना जाता है? खड़ी बोली को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बताइए। ये क्वेश्चन कई बार आया और मैंने भी आपको बताया है कि पश्चिमी हिंदी में दोस्तों हरियाणवी और खड़ी बोली ऐसी हैं, जैसे हरियाणवी का दूसरा नाम बांगरू है और दोस्तों खड़ी बोली का जो दूसरा नाम है जो आपसे पूछा गया है वो उत्तर तो आपको बताना है कि बोले सर खड़ी बोली को किस अन्य नाम से जाना जाता, तो उत्तर चला जाता है कोरबी बोली। कोरबी यानी बी आपका सही हो जाएगा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। ये कथन किसका है? ये कथन आपको बताना है, ये कथन किसका है? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन और एक क्वेश्चन ये बहुत ही बढ़िया है, कई बार पूछा गया है और ये कहा था कामता प्रसाद गुरु ने कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को एक दूसरे तक भली भांति प्रकट कर सकते हैं। और उत्तर आपका बी की तरफ चला जाता है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो भारत की भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया, हर एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण? भाषा की सबसे छोटी इकाई हमें बताना है, सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो आपको 2 सेकंड दिए जाते हैं, आपको चयन करना है, भाषा की सबसे छोटी इकाई बताना है और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वर्ण या फिर अक्षर, है ना, जिसे ध्वनि भी कहते हैं, वर्ण भी कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। वहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो सार्थक इकाई होती है आपकी शब्द। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है शब्द और भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, ध्वनि या फिर अक्षर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या फिर चीनी तिब्बत? तो बताइए, चीनी तिब्बती किस भाषा परिवार की? आपने देखा होगा भाषा परिवार आपने पढ़े होंगे, सबसे बड़ा भाषा परिवार माना जाता है दोस्तों अपना भारोपीय परिवार, है ना। और जो हिंदी है ये हिंदी भी भारोपीय परिवार से ही संबंधित होती है, जो कि आंसर आपने बिल्कुल सही लगाया है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन यहां पर हम देखेंगे, हिंदी भाषा का जन्म हुआ तो अपभ्रंश से हुआ, लौकिक संस्कृत से हुआ, पाली प्राकृत से या फिर वैदिक संस्कृत से? तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ ये आपको बताना है। 4 विकल्प है हमारे सामने। यहां बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको याद रख लेना है कि हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है, जो जन्म हुआ है, वो अपभ्रंश से माना जाता है, ठीक है। अगर आदि जननी की बात करें तो संस्कृत पर हम पहुंचेंगे, लेकिन यहां पर आपका हिंदी भाषा का जन्म हुआ है तो वो अपभ्रंश से हुआ है, यानी कि आपका जो 1 नंबर है वो 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। अपन देखते हैं अपभ्रंश की विभिन्न अवस्थाओं से, जैसे स्वरसैनी हिंदी से पश्चिमी हिंदी निकली, है ना, और अर्धमागधी से दोस्तों पूर्वी हिंदी निकली। तो ये अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से हिंदी की जो है भाषाओं का विकास हुआ, जन्म हुआ माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों कि भाषा शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस धातु से हुई? एक कई बार क्वेश्चन आया है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भाष्य से, भास से, भास या फिर भास से? तो किससे हुई मानी जाती है? प्रश्न क्रमांक आपका 49 है और 49 का उत्तर आपको चयन करना है। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? और आपने बिल्कुल सही चयन किया है
बोले सर भास लगा दो, मैंने लगा दिया। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, भाषा शब्द की उत्पत्ति भास से हुई है और सी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है आपकी, वो बताना है आपको कि कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती तो कौन सी नहीं आती? कन्नौजी, बांगरू, अवधी या फिर तेलुगु। कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो देखो कन्नौजी तो आती है ना, बांगरू भी आती है, बांगरू यानी कि हरियाणवी, हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बांगरू। और अवधी भी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो कौन सी नहीं आती? बोले सर तेलुगु नहीं आती। तो तेलुगु आपका राइट आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, तेलुगु नहीं आती। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है यहां पर कि हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया। मानक हिंदी के रूप में कौन सा रूप स्वीकार किया गया? प्रश्न क्रमांक 51, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी हिंदी या फिर दक्षिणी हिंदी। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 51 का आंसर और मानक रूप जो हुआ है, जो दोस्तों वर्तमान में जो प्रचलित रूप है हिंदी का, वो प्रचलित रूप भी खड़ी बोली का है और मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया तो वो किया गया खड़ी हिंदी, खड़ी बोली, यानी कि दोस्तों सी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना है कि जो ब्रजभाषा है ये किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। राजभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में या फिर काव्य भाषा के रूप में। किस रूप में ये ब्रजभाषा सबसे अधिक प्रसिद्ध है? और 4 विकल्प है, 52 का आंसर आपको बताना है। और यहां पर ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? उत्तर चला जाता है काव्य भाषा के रूप में। किस भाषा के रूप में? काव्य भाषा के रूप में ये प्रसिद्ध है और डी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? किस वर्ग में रखेंगे आप, ये बताना आपको। तो यहां पर ये प्रश्न दिया है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। यहां पर आपके 4 विकल्प आपको दिए जाते हैं, राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा। तो हिंदी को आप किस रूप में रखेंगे? कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। बहुत सारे लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो दोस्तों राष्ट्रभाषा लगाते हैं, राष्ट्रभाषा लगा के आती है 100%, लेकिन हिंदी को हम दोस्तों, हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी हिंदी राजभाषा है। क्या है? राजभाषा। और राजभाषा उसे कहते हैं जिसे सरकारी कामकाजों में प्रयोग किया जाता है, और हमारी हिंदी को सरकारी कामकाजों में प्रयोग किया जाता है, इसलिए जो हिंदी है वो राजभाषा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? संस्कृत की अपभ्रंश यानी कि दोस्तों आपको पता है अपभ्रंश मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। तो संस्कृत जब दोस्तों ये बोलचाल की भाषा बन गई और बोलचाल की भाषा से बिगड़ते बिगड़ते आगे चली गई है संस्कृत। अपन देखते हैं कि तत्सम और तद्भव ये शब्द कैसे आए। ये संस्कृत से बिगड़ते बिगड़ते दोस्तों इनका तद्भव रूप आया, तो वही जो है अपभ्रंश कहलाती है, जो भाषा बिगड़ती हुई चली जाती है। ठीक है, तो संस्कृत की अपभ्रंश कौन सी कहलाएगी? तो संस्कृत के बाद होता है पाली का जन्म। किसका होता है? पाली का जन्म होता है। संस्कृत की अपभ्रंश पाली, पाली की अपभ्रंश प्राकृत, प्राकृत की अपभ्रंश अपभ्रंश और अपभ्रंश की अपभ्रंश अभट्ट, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों तो पाली आपका बिल्कुल सही होगा। संस्कृत की अपभ्रंश कहलाती है कौन सी? पाली, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? हिंदी को तो धारा 343, धारा 343(2), धारा 343(1) या फिर दोस्तों 334(1). तो यहां पर बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है दोस्तों। आपको पता है कि भारत में हिंदी को संविधान की धारा के अंतर्गत, किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? तो वो किया गया धारा 343(1) के तहत। धारा 343(1) के तहत राजभाषा घोषित किया गया और अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक काय का प्रावधान है? भाषा संबंधी संविधान में प्रावधान किए गए हैं, ये भी हमें याद रखना। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार आया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव
या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे पूछा गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनेकों एग्जामों में ये पूछे जाते हैं और उत्तर हो जाता है आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे, 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के। हिंदी की आदि जननी है तो कौन सी है? आदि जननी पूछा गया अब यहां पर। तो अपन ने देखा था कि हिंदी का जन्म अपभ्रंश से हुआ, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की आदि जननी कौन सी है, तो आदि जननी में आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया है, उत्तर है संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत। और ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूजन हुए हैं दोस्तों, तो यहां पर टकसाली भाषा किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा गया। संस्कृतनिष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को, या फिर कृत्रिम भाषा को? तो टकसाली भाषा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इस क्वेश्चन के लिए हमें तैयार रहना है ना? ये कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्योंकि टकसाली भाषा संस्कृतनिष्ठ को नहीं, परिनिष्ठित को कहा जाता है। किसे? परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा कहा जाता है और उत्तर आपका सी नंबर बिल्कुल सही है, परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा। ठीक है, तो सी बिल्कुल सही है। ग्वालियर की बोली बताना है, ग्वालियर की बोली कौन सी है दोस्तों? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ग्वालियर की बोली है ना। ये ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक जिला है और इसकी बोली कौन सी है? बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर कन्नौजी? तो ग्वालियर की बोली पूछी गई और बोली सर है यहां पर कौन सी? बुंदेली। और बुंदेली पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। पश्चिमी हिंदी की अपन भाषा पढ़ते हैं दोस्तों, कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, तो ये बुंदेली पश्चिमी हिंदी की मानी जाती है, यानी कि दोस्तों आपका ए नंबर है। और ग्वालियर की भाषा भी क्या है? बुंदेली। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? भाषा की प्रमुख प्रकृति बताना है, सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, या विचारों से भावों की ओर? भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है, ये आपको बताना है। तो प्रमुख प्रकृति बताना है, तो यहां पर आपको पता है, बताइए। कुछ लोग तो बता देते सरलता से क्लिष्टता की ओर, है ना। 100% एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग सरलता से क्लिष्टता की ओर ही लगाते हैं। लेकिन आपने कभी अनुभव किया? ऐसे अनुभव कर लो सीधे सीधे, बोले सर जब हम भाषा सीखते हैं, जैसे आप हिंदी जानते हो, आपसे कहें कि अंग्रेजी सीखना है, तो सबसे पहले अंग्रेजी आपको सरल लगती कि कठिन? बोले सर कठिन लगती है। फिर जैसे ही आप सीखते जाते हो तो क्या हो जाती है? सरल होती जाती है ना। तो अपन क्या करते, भाषा को अगर सीखते हैं तो सबसे पहले जटिलता से सरलता की ओर। जैसे ही भाषा हम शुरू में सीखते हैं हमें जटिल लगती है, कठिन लगती है, फिर हम जैसे ही सीखते जाते हैं तो हमें सरल लगने लगती है। तो हम सरलता से क्लिष्टता की ओर नहीं, हम जटिलता से सरलता की ओर बढ़ते हैं। ये भाषा की प्रमुख प्रकृति होती है, ये आपको याद रखना है, जटिलता से सरलता की ओर। ठीक है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी बताना है, ये किस भाषा का शब्द है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया, फटाक से सभी लोग बताएंगे। यहां पर आपके 4 विकल्प दिए जाएंगे आपको, यहां पर सीधा सीधा उत्तर है कि हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। किसका है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, और इसको भी आपको याद रख लेना, फारसी, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है यहां पर कि वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 14, 15, 18 या फिर 22? कितनी मानी जाती है? वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या बतानी है, और भाषाओं की जो संख्या है वो संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर हो जाता है यहां पर 22। कितनी है? 22। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की जो संख्या है वो संख्या है दोस्तों कितनी? 22। और राइट आंसर हो जाता है विकल्प नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पैसाची से कौन सी भाषा विकसित हुई है? मराठी, गुजराती, पंजाबी या फिर राजस्थानी? पैसाची से बताना है, और पैसाची से मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर लहंगा चाहिए, पंजाबी लहंगा चाहिए, तो क्या करोगे? बोले सर पंजाबी लहंगा लेने के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए ना। तो पैसा चाहिए, काई के लिए चाहिए पैसा? पंजाबी लहंगा लेने के लिए। तो पंजाबी और लहंदा जो है, ये दोनों का विकास दोस्तों
पैसाची से हुआ है। ठीक है, तो यहां पर तो आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रजभाषा कहां बोली जाती है? ब्रजभाषा कहां बोली जाती है? इलाहाबाद में, ओरछा एवं झांसी, मथुरा वृंदावन या फिर बनारस में? ब्रजभाषा कहां बोली जाती है? ब्रजभाषा के बारे में आपको पता है कि पश्चिमी हिंदी की दोस्तों एक बोली मानी जाती है, पश्चिमी हिंदी की, है ना। और ये बताना है कि ये कहां बोली जाती है, चार विकल्प में से। तो ब्रजभाषा जो बोली जाती है वो मथुरा वृंदावन में। कहां बोली जाती है? मथुरा वृंदावन, यानी कि उत्तर आपका सी की तरफ चला जाता है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत, स्वर सैनी अपभ्रंश या फिर प्राकृत से। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है तो किससे हुई है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति आपको बताना है। कई बार हमने पढ़ा है कि सर गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो स्वर सैनी अपभ्रंश से हुई है। स्वर सैनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति, यानी कि विकल्प नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाता है। सी नंबर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? कौन सी भाषा शामिल नहीं है 8वीं अनुसूची में? बोडो, मैथिली, डोंगरी या फिर भोजपुरी? प्रश्न क्रमांक 66, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, इसका उत्तर आपको बताना है। और यहां पर आपका बिल्कुल 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो वो नहीं है कौन सी? भोजपुरी। बोडो तो है, मैथिली भी है, डोंगरी भी है, भोजपुरी नहीं है। भोजपुरी बिहारी हिंदी की है। बिहारी हिंदी की दोस्तों आपको पता है, बिहारी हिंदी की मैथिली भी है, भोजपुरी भी है और मगही भी है। तो बिहारी हिंदी की एक मैथिली भाषा, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि बिहारी हिंदी की वो कौन सी भाषा है दोस्तों जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, तो वो भाषा है मैथिली। ठीक है, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? डिंगल भाषा का संबंध बताना किस साहित्य से है? हरियाणवी साहित्य से, राजस्थानी साहित्य से, अवधी साहित्य से या फिर मैथिली साहित्य से? डिंगल भाषा का संबंध आपको बताना है। और दोस्तों आपको पता है डिंगल और पिंगल आदिकाल में इन दो शैलियों का प्रयोग किया गया। इनको भाषा भी वहां माना जाता है, डिंगल और पिंगल, है ना। और यहां पर राजस्थानी साहित्य से इनका संबंध माना जाता है, किसका? डिंगल का। ठीक है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बोली का लघुत्तम रूप क्या है? ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो आपको तैयार रहना है बोली का लघुत्तम रूप बताने के लिए। और आपका यहां पर लघुत्तम रूप आपसे पूछा गया तो उत्तर आपका हो गया क्या? वर्ण। लघुत्तम रूप क्या है? वर्ण या फिर सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण, अक्षर या फिर ध्वनि। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? मौखिक, लिखित, मौखिक और लिखित या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बोले सर हम मौखिक भी भाषा की अभिव्यक्ति करते हैं, लिखित रूप में भी करते हैं, है ना। तो भाषा की अभिव्यक्ति के जो रूप पूछे गए तो रूप में मौखिक और लिखित दोनों आ जाएगा और सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आपको बताना है दोस्तों कि उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है, तो क्या कहलाती है? उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, इसका आंसर आपको बताना है। तो उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की जो अभिव्यक्ति कहलाती है वो कहलाती है क्या? भाषा। क्या कहलाती है? भाषा। और ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ए नंबर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, भाषा और लिपि है, तो भाषा और लिपि क्या है बताइए? भाषा और लिपि क्या एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे की प्रतिद्वंदी हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? भाषा और लिपि एक दूसरे की क्या मानी जाती हैं? तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो आपने बताया कि सर भाषा और जो लिपि है ये एक दूसरे की पूरक मानी जाती हैं, यानी कि उत्तर बी की तरफ चला जाता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत संघ की राजभाषा है तो कौन सी है? भारत संघ की राजभाषा आपको यहां पर चयन करना है। तो भारत संघ की राजभाषा इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आए तो यहां पर आपको दोस्तों ए और बी दोनों लगाना है, क्योंकि जब भारत संघ की राजभाषा हिंदी भी है और अंग्रेजी भी है ना। तो आपका सी नंबर यहां पर सही हो जाता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों मानी जाती है। ठीक है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? प्रथम देश भाषा बताना है। प्रश्न क्रमांक 73 में भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? यहां पर हम देख लेते हैं कौन कौन से विकल्प हैं। इन विकल्पों को हम देख लेते हैं दोस्तों।
ये विकल्प आपके सामने आए हैं कि प्रथम देश भाषा कौन सी मानी जाती है भारत की, और प्रथम जो मानी जाती है दोस्तों वो मानी जाती है पाली। ये याद रख लेना, ये कई बार क्वेश्चन आया है कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है, तो भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है, पाली। ठीक है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी किस प्रकार की भाषा है, ये क्वेश्चन तो कई बार आया है और बहुत सारे लोग इसको गलत भी कर देते हैं, है ना। तो यहां पर याद रख लेना, भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी किस प्रकार की भाषा है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी किस प्रकार की भाषा है, तो वो भाषा है वियोगात्मक। कैसी मानी जाती है, वियोगात्मक भाषा मानी जाती है। और ए नंबर आपने बिल्कुल सही आंसर बताया, ए नंबर राइट आंसर है। और जिन भी साथियों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप डाउनलोड जरूर कर लें। आपको सेल्फ प्ले स्टोर में सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस और दोस्तों ज्वाइन हो जाना है ना। यहां पर अगर आप हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कोर्स लॉन्च किया गया है और एक कोर्स दोस्तों आपको मात्र 1200 रुपए में उपलब्ध करवाया जाएगा, जहां पर ट्रिकी वीडियो भी होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे और बहुत सारी चीजें होंगी। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है, मेरठ में, देहरादून, हरदोई या फिर मथुरा में। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है, इसका उत्तर आपको बताना है। और एक कन्नौजी बोली से आपको याद आ गया होगा कि सर एक कन्नौजी जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली मानी जाती है, कन्नौजी। ठीक है। तो ये कन्नौजी बोली ये बताना है किस जनपद में बोली जाती है, तो ये बोली जाती है दोस्तों हरदोई। कौन से जनपद में, हरदोई जनपद में बोली जाती है और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है। तो यहां पर दोस्तों अपना जो हिंदी भाषा का चैप्टर था जिसको हमने सबसे पहले वाले पार्ट में विस्तृत भी उसका अध्ययन किया, फिर 1, 2, 3 पार्ट के माध्यम से इसको भी पढ़ा। अब दोस्तों ऐसे कौन से साथी हैं जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस जो ऐप है उसको डाउनलोड नहीं किया, वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड जरूर कर लें ताकि दोस्तों आप वहां पर अध्ययन कर सकें, है ना। और जिनको भी एडमिशन लेना है वो एडमिशन ले सकते हैं और नीचे जो नंबर चल रहा है उस नंबर के माध्यम से दोस्तों आप संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से ट्रिकी तरीके से विस्तृत तरीके से अच्छी बना सकते हैं। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है। ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे।